तो बच्चों आज हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आईआईटी एडवांस और नीट के लिए कम मेहनत में इसमें क्वेश्चंस इजीली बच्चे तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए इसमें, कई बहुत जगह इंटीग्रेशन ज़रूरत पड़ जाएगी। तो बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन से। वी विल स्टार्ट विद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये दो मासेस हैं, पॉइंट मासेस हैं, इनके बीच डिस्टेंस कितनी r है, ठीक है। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F होगा उसके लिए न्यूटन ने क्या लॉ दिया है कि इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसा है? अब की बार डायरेक्टली नहीं है, क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो क्या है कि फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों पॉइंट मासेस के बीच में, मासेस हैं उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का मतलब 1/, इन्वर्सली का मतलब है एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी? डिक्रीज होगी, तो उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और एक चीज इंक्रीज होगी दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। इट मीन्स फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, क्या आ जाएगा? फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपन क्या हो गया? r²। व्हेन वी ब्रेक द प्रोपोर्शनलिटी साइन, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, इस कांस्टेंट g को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों यूनिवर्सल? क्योंकि एवरीवेयर इन द यूनिवर्स इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी सेम, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और कितनी वैल्यू होती है? 6.67 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, और फिर कहेंगे डिफरेंस क्या है स्मॉल जी में एंड कैपिटल जी में, डिफरेंस क्या है और रिलेशन क्या है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म में निकालने वाले हैं। ये वेक्टर फॉर्म में निकालने वाले हैं। तो क्या है कि मास m1 और m2 है, r डिस्टेंस पे है। ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। F12 का क्या मतलब है कि फोर्स ऑन फर्स्ट मास ड्यू टू सेकेंड मास, और F21 का मतलब है फोर्स ऑन सेकेंड मास ड्यू टू फर्स्ट मास। तो r कैप एक यूनिट वेक्टर ले लो जिसकी डायरेक्शन AB राइट वर्ड डायरेक्शन में है। r कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग राइट वर्ड डायरेक्शन में। एक चीज और भी याद करो कि आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो वेक्टर ए किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। तो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर हम ए कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर से तो क्या आ जाएगा? वेक्टर आ जाएगा कि नहीं बच्चों? अब लेट आर कैप यूनिट वेक्टर इन राइट वर्ड डायरेक्शन में है, आर कैप राइट वर्ड डायरेक्शन में है। तो अच्छा बताओ, इधर अगर आर कैप होगा तो इधर क्या होगा? माइनस आर कैप। जैसे नहीं ईस्ट डायरेक्शन में प्लस आई कैप, तो वेस्ट डायरेक्शन में क्या कहते थे? माइनस आई कैप। तो F12 क्या होगा? किसी वेक्टर, कोई वेक्टर कैसे निकालते हैं? कोई वेक्टर कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या पता होना चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो F12 क्या हो जाएगा बेटा? F12 का मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? और ये फोर्स है किस डायरेक्शन? किस डायरेक्शन में फोर्स है? ये वाला आर कैप की डायरेक्शन में, इधर वाले में। तो आर कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे तो F12 कितना होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? G m1 m2 अपॉन r² होगा। पहले अभी हमने 2 मिनट पहले ही पढ़ा था इसको, इंटू ये आर कैप हो गया। ओके, ये वेक्टर फॉर्म आ गई। किसकी आ गई वेक्टर फॉर्म? फोर्स की वेक्टर फॉर्म आ गई। एंड F21, इसके ऊपर अगर हम F21 निकालें तो F21 क्या होगा? F21 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। इस फोर्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? इस तरफ प्लस आर कैप है
तो इस तरफ क्या होगा, माइनस आर कैप होगा, है ना बेटा। तो ये माइनस आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, F21 कितना होगा, GM1M2 अपन आर स्क्वायर माइनस आर कैप, माइनस बाहर निकला। अच्छा, GM1M2 अपन आर स्क्वायर इंटू आर कैप को हम क्या कह सकते हैं, F12 कह सकते हैं, इसको F12 कह दिया हमने। तो आप देख रहे होगे कि एवरी एक्शन हैज इक्वलेंट अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी प्रूव हो रहा है कि नहीं बच्चों। तो ये हो गई आपकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है कि नहीं। तो आपने इस फोर्स को किस फॉर्म में कर दिया, वेक्टर फॉर्म में कर दिया था। पिछली बार क्या किया था, केवल GM1M2 अपन आर स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड निकाला था। अब आप फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन ग्रेविटेशन करने वाले हैं। क्या मीनिंग है इसका, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसा है बच्चों की जैसे कि देर आर सम डिस्क्रीट चार्जेस, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग पॉइंट चार्जेस हैं, M1 M2 M3 Mn, ऐसे n पार्टिकल्स हैं, और कोई एक पार्टिकल P पे रखा है जिसका मास m0 है, m0 है, m, ठीक है, m0 है। इसके ऊपर हम नेट फोर्स निकालना चाहते हैं। तो नेट फोर्स ऑन m0 एट पॉइंट P कैन बी गिवन बाय F, क्या होगा, ये जितने सारे फोर्स है, ये M1 क्या करेगा, इस M0 को अपनी तरफ पुल करेगा, ये M2 अपनी तरफ पुल करेगा, M3 अपनी तरफ पुल करेगा, Mn अपनी तरफ पुल करेगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे। क्या कहेंगे, फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर सम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है, चाहे तो इसको Fn कह देना, है ना, F नेट फोर्स है, F01 F02 का मतलब है ऑन 0 ड्यू टू 1 ऑन 0 ड्यू टू 2, ये सारे फोर्सेज हैं, इन सब का क्या कर दिया, वेक्टर सम कर दिया। इससे रिलेटेड अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे बच्चों की कैसे अप्लाई करेंगे इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन ग्रेविटेशन कंसेप्ट को, ठीक है। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन ग्रेविटेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें क्या कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स ऑन द मास प्लेस्ड एट कॉर्नर C ऑफ द फॉलोइंग इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का, ये है कि सपोज करो 3 मासेस हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव टेकन द साइड ऑफ द ट्रायंगल टू बी 1 मीटर, मतलब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, और मासेस M1 इक्वल टू 2 kg, M2 इक्वल टू 2 kg, M3 इक्वल टू कितना है 2 kg है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे हम फोर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है। इसको मतलब C को, ये C पर जो M3 बांध रखा है उसको M1 भी अपनी तरफ पुल करेगा। तो मान लो कितने फोर्स से पुल कर रहा है, ऑफ कोर्स FCA हो जाएगा, FCA, और C पर C को B अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये हो जाएगा बेटे ऐसे, ऑन C ड्यू टू B। FCB का मतलब हो गया कि फोर्स ऑन द पॉइंट मास प्लेस्ड एट C ड्यू टू द पॉइंट मास एट B, FCB का मतलब, और FCA का मतलब फोर्स ऑन द पॉइंट मास प्लेस्ड एट C ड्यू टू A। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इसके ड्यू टू फोर्स इधर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, बीच से होके जाएगा। आप गेस कर सकते हो कि कौन सा लॉ लग रहा है, ऑफ कोर्स पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन है, तो वो यूज होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पैरेललोग्राम मेथड की को एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं। क्या होता है पैरेललोग्राम मेथड, कि ये बेटे वेक्टर A है, ये आपका वेक्टर A है, और ये वेक्टर B है। इससे अगर हम वेक्टर A और B की हेल्प से अगर हम पैरेललोग्राम मेथड बना दें, पैरेललोग्राम बना दें, तो हम पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो वेक्टर A और वेक्टर B के बीच कितना एंगल है, थीटा, और रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो आपको याद होगा कि फार्मूला आपने 11th के स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा था वेक्टर एनालिसिस में, कि R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होता है। और tan अल्फा क्या है, जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो कैसे इस फार्मूले से निकालते हैं, tan अल्फा इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें किसको हम A रखें किसको हम B रखें। तो ध्यान रखना, ये रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल अल्फा बनाएगा, ये R जिसके साथ अल्फा एंगल बनाएगा वो वेक्टर A का होगा,
और दूसरा वाला वेक्टर क्या होगा, बी, जिसके साथ एंगल नहीं रिजल्टेंट बनाएगा वो क्या होगा, वेक्टर बी करेंगे हम। ठीक है, तो फिलहाल इन दोनों का रिजल्टेंट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल कितने होंगे, 60 60 होंगे। ये भी एंगल कितना होगा, 60 होगा, है ना। कितना एंगल होगा ये, 60 डिग्री होगा ऑफ कोर्स, है कि नहीं, 60 एंगल 60 डिग्री। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया हमने, इसके पैरेलल ये साइड और इसके पैरेलल इधर साइड। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इसके डायगोनल से पास होगा। ये रिजल्टेंट है, नेट फोर्स होगा F, है ना। ये एंगल हमें पता नहीं कितना एंगल, हम तो कहते हैं अल्फा एंगल। तो अगर हमने अल्फा ये ले लिया तो मैंने बताया था ना कि जो रिजल्टेंट जिस वेक्टर के साथ अल्फा बनाएगा वो वेक्टर ए होगा। तो ये किसका काम करेगा, वेक्टर ए का काम करेगा। और ये वाला जिसके साथ अल्फा नहीं है वो किसका काम करेगा, वेक्टर बी का काम करेगा। तो इस फार्मूले में जब डालेंगे तो ए के प्लेस पे हम ये डालेंगे और बी के प्लेस पे हम ये डालेंगे। तो जिसके साथ अल्फा होगा, जिसके साथ अल्फा होगा वो वेक्टर ए होगा, जिसके साथ अल्फा नहीं होगा वो वेक्टर बी हम कहेंगे। ठीक, ओके। तो सबसे पहला काम ये है कि एट सी लिखो, एट सी, सी पे क्या है बेटा कि टोटल एफ किसके बराबर है आपका, एफ सी बी वेक्टर प्लस एफ सी ए का क्या होगा, वेक्टर सम हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, है ना। तो एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ ये क्या है, वेक्टर आर। आपको पता है कि वेक्टर आर इक्वल टू अगर क्या होता है, ए प्लस बी होता है। तो इस आर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एफ सी बी स्क्वायर प्लस एफ सी ए स्क्वायर प्लस 2f सी बी एफ सी ए। और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो गया। इक्वेशन 1 कह देंगे हम। ठीक है बेटे, अब पुटिंग एफ सी ए और एफ सी बी की वैल्यू निकालो। एफ सी बी यहां वेक्टर नहीं लगाया है, वेक्टर नहीं लगाया तो क्या मीनिंग है इसका, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। ठीक है कि नहीं, किसका मैग्नीट्यूड, एफ सी वेक्टर, एफ सी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा, जी ये जो एफ सी बी है ये सी पॉइंट पे जो M3 मास रखा है उस पे फोर्स है, कौन लगा रहा है, M2 लगा रहा है। तो क्या होगा, M3 M2 अपान डिस्टेंस कितनी है, BC का स्क्वायर, है ना। डिस्टेंस कितनी है, BC का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, G M3। अभी हम G की वैल्यू नहीं बेटा डालेंगे, फाइनल जब आ जाएगा तब हम G की वैल्यू डाल देंगे। M3 कितना है आपका 2 kg और M2 भी कितना है 2 kg। अलग मासेस भी ले सकते थे बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऐसी वैल्यूज ली हैं जिससे इजी कैलकुलेशन हो जाए और आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। फिर तो आप कोई भी कैसे कितने भी मासेज हैं, कोई भी डिस्टेंस है, अपने आप कैलकुलेट कर लोगे। BC कितना है आपका 1 मीटर का स्क्वायर। तो ये 2 2 जा 4G न्यूटन आ गया। ठीक है कि नहीं, न्यूटन हो गया। किसके अलॉन्ग है ये, चूंकि अलॉन्ग CB, किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग CB के अलॉन्ग है। ठीक है, अच्छा FCA क्या होगा आपका, G C पे कितना फोर्स है रखा हुआ है M3 और A पे कितना है, सॉरी C पे कितना मास रखा है M3 और A पे मास कितना रखा है M1। तो क्या होगा, G M3 इंटू M1 अपान क्या होगा AC का स्क्वायर। तो G M3 कितना हो गया आपका 2, M1 कितना हो गया आपका 2 अपान 1 का स्क्वायर। 4G न्यूटन अलॉन्ग C होगा, 4G न्यूटन अलॉन्ग C हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, बाई फर्स्ट। अब ये दोनों वैल्यूज जो है उठा के इसमें डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू अंडर रूट एफ सी बी स्क्वायर मीन्स 4G का स्क्वायर प्लस 4G का स्क्वायर प्लस 2 4G इंटू 4G इंटू cos 60 कितना हो गया हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 16G स्क्वायर, है ना, प्लस 16G स्क्वायर। जो लोग समझदार हैं उन्हें पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट 3 हो जाएगा डायरेक्ट। जो लोग नहीं अभी समझदार हुए उनको ऐसे लिख दो, 4G मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा 48G स्क्वायर। 48 का अंडर रूट कितना होगा 4 अंडर रूट 3 G स्क्वायर का G हो गया न्यूटन। ठीक है, ये तो आ गया आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड। आप ज़्यादा चाहते हो तो कैपिटल G की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आती है बात कि भाई फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आया उसका मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल दिया।
ये निकाल दिया। अब डायरेक्शन कौन बताएगा, वो भी तो हम लोग करेंगे अभी। तो ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू मैंने बताया था बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। बी क्या होगा, बी ये वाला एंगल होगा, इसके साथ अल्फा नहीं बनाए तो बी, जिसके साथ अल्फा, जिस वेक्टर के साथ अल्फा बनेगा वो ए का काम करेगा। तो क्या होगा, बी कितना है आपका एफ सी ए, साइन थीटा कितना है आपका साइन 60 है। भाई ए और बी के बीच कितना एंगल ये है ना 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल था ना बेटा, अपान ए प्लस ए कितना है आपका एफ सी बी। ये जो ए है वो क्या है आपका, ये ए क्या बताया था एफ सी बी, प्लस बी कितना है आपका एफ सी ए कॉस 60। एफ सी ए कितना है आपका, एफ सी ए आपका कितना एफ सी ए निकला था आपका 4G। साइन 60 कितना है √3/2। एफ सी ए कितना है 4G, एफ सी ए कितना है 4G, कॉस 60 कितना है हाफ, ऊपर है 4G √3/2, नीचे 4G कॉमन ले लो, अंदर क्या हुआ 1 प्लस हाफ, 4G कैंसिल, √3/2 और 1 प्लस हाफ 3/2 होगा, 3 नीचे 2 प्लस के ऊपर होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 को डिवाइड करोगे 1/√3। तो बेटा एक बार बताओ टेन अल्फा इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/√3। तो अल्फा पता है ना कितना है, टेन अल्फा 1/√3 कब होता है, जब अल्फा क्या होता है 30 डिग्री होता है, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब फोर्स F, ठीक है कि नहीं, किसके बराबर होगा, नेट फोर्स कितना होगा 4√3G न्यूटन के बराबर होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, द नेट फोर्स विल मेक 30 डिग्री विद CB डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, CB डायरेक्शन से 30 डिग्री बनाएगा ये रिजल्टेंट फोर्स। आई होप ये समझ में आ गई होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और आपके टीचर्स, स्कूल टीचर्स आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आपको नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तब भी आपको सेम मेथड, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बार बार बहुत जगह ये यूज होगा। ये 10 R इक्वल टू 10 अल्फा, इसकी हेल्प से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना बहुत जगह काम आएगा आपके, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन निकालने वाले हैं। स्मॉल जी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो बेटा कि स्मॉल जी की वैल्यू भी अलग है, कैपिटल जी की वैल्यू अलग है, दोनों की यूनिट, इसकी यूनिट अलग, इसकी यूनिट अलग, मीन्स दीज स्मॉल जी एंड कैपिटल जी दे हैव डिफरेंट यूनिट्स, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज। लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है, स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट प्लेनेट के लिए डिफरेंट होती है। इवन एक ही प्लेनेट पे स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग प्लेसेस पे डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल गुरुग्राम के लिए स्मॉल जी की वैल्यू कुछ अलग है और भोलेनाथ की नगरी काशी बनारस में स्मॉल जी की वैल्यू कुछ अलग होगी बच्चों, ठीक है। तो लखनऊ में अलग होगी, दिल्ली में अलग होगी, तो अलग डिफरेंट प्लेनेट्स के डिफरेंट प्लेसेस पे भी स्मॉल जी चेंज हो सकता है। लेकिन कैपिटल जी कहीं पूरे यूनिवर्स में ये कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, दैट्स वाई वी कॉल इट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं। तो आई होप आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस समझ आ गया होगा। सेकेंड थिंग ये कि कोई बॉडी है स्मॉल एम मास की और इसका साइज बॉडी का अर्थ की रेडियस के कंपैरेटिवली क्या है, नेग्लिजिबल है। मतलब एम मास की बॉडी हमने यहाँ पे रखी, इसके सरफेस, अर्थ के सरफेस पे, ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे, और अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस ऑलमोस्ट किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही हो जाएगी, ठीक है। मास अर्थ का कितना है, कैपिटल एम है, और बॉडी का मास स्मॉल एम है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस स्मॉल एम के जी की मास वाली बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, जी एम एम अपान क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, बट स्मॉल a एक्सेलरेशन की जगह क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा।
तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। एम जी इक्वल टू कितना, जी एम एम अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। एम जी इक्वल टू जी एम एम अपान आर स्क्वायर, स्मॉल एम विल गेट कैंसिल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड यू विल गेट स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। तो आप क्लियरली एक चीज देख रहे हो कि स्मॉल जी की वैल्यू बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो वी सी दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डजंट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द, क्योंकि स्मॉल एम है ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि गौरांश अलग डीपीएस सेक्टर 45 और मेधांश डीपीएस सेक्टर 45 गुड़गांव, ये दोनों बच्चे डिफरेंट, जैसे ये 50 केजी की है और ये बॉडी 5 केजी की, ये दोनों सेम हाइट से दोनों बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं अर्थ के सरफेस पे। बोथ ऑफ दीज बॉडीज विल रीच ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन सेम टाइम, मतलब टाइम टेकन बाय बॉडी ए ऑफ हैवी मास इक्वल टू टाइम टेकन बाय बॉडी बी ऑफ लाइट मास, बोथ ऑफ देम विल रीच इन सेम टाइम। दोनों का टाइम क्या होगा, सेम, ठीक है। लेकिन इन जनरल कई बार ऐसा नहीं होता है। रीजन ये है कि एयर रेजिस्टेंस के ड्यू टू बॉडी पे फोर्सेस क्या होते हैं, डिफरेंट। जैसे कि अगर आप 1 केजी की कॉटन ले लो और 1 केजी का आयरन का कोई क्यूब ले लें, तो आयरन का क्यूब जल्दी अर्थ पे पहुंच जाएगा सेम हाइट से अगर ड्रॉप करेंगे, और कॉटन थोड़ा लेट पहुंचेगी क्योंकि 1 केजी की कॉटन मासेस सेम है, लेकिन 1 केजी की कॉटन पे एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए उसको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, मतलब वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कई सारे फैक्टर्स हो गए, जैसे कि अर्थ का शेप हो गया, कहीं पे फ्लैटन है, पोल्स पे इक्वेटर पे थोड़ी ज़्यादा रेडियस है। सेकंड थिंग कि अगर हम हाइट पे जाएंगे तो भी स्मॉल जी चेंज होगा। अगर हम नीचे टनल बना करके अर्थ के अंदर टनल बना के नीचे जाएंगे तो भी स्मॉल जी चेंज हो जाएगा, कम हो जाता है। अर्थ रोटेट कर रही है, इसके ड्यू टू भी स्मॉल जी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग 4 केसेस पढ़ेंगे आज, और उसमें पहले केस में हमें बायनॉमियल थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी, और चाहे इलास्टिसिटी हो, बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी बायनॉमियल थ्योरम की फिजिक्स में, 11th में भी और 12th में भी। तो हम बायनॉमियल थ्योरम एक बार समझ लेते हैं इसको, कि जब आप मैथमेटिक्स में बायनॉमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो वहाँ पे x प्लस ए की पावर n से स्टार्ट करेंगे वो लोग, ठीक है कि नहीं। लेकिन हमें जो फिजिक्स में जनरली ज़रूरत पड़ती है वो 1 प्लस एक्स की पावर n वाले फॉर्मेट पे, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 मान लो, x को 1 मान लो और a को x कह दो, तो ये क्या होगा, यही सेम चीज़ हो जाएगी आपकी, ठीक है बेटा। तो 1 प्लस एक्स की पावर n को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स, मतलब पावर n इंटू एक्स, फिर n में से कम कर देंगे n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपान 2, फिर n इंटू एन माइनस 1 एक और कम कर देंगे n माइनस 2 एक्स क्यूब अपान 3, जो x की पावर होगी वही नंबर नीचे होगी। तो n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एक्स की पावर 4 अपान 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा एक्सपेंशन, ठीक है कि नहीं। लेकिन इफ x इज वेरी स्मॉल, अगर x बहुत छोटा है, then x square, x cube and other higher powers of x will be very small, very small, and we can ignore such terms। ऐसे टर्म्स हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये वाला इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो ऑलमोस्ट ये 0 हो जाएगा, ये तो और 0 हो जाएगा, ये तो और 0 के क्लोज होगा, ठीक है कि नहीं। इनको हम छोड़ देंगे, 0 छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा हमारा, केवल 1 प्लस एन एक्स बच जाएगा, ठीक है कि नहीं। ऐसे केस में फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एक्स इक्वल टू 0.01 है, एक्स स्क्वायर क्या होगा इसका 0.001, एक्स क्यूब क्या होगा 0.00001 हो गया, एंड सो ऑन। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब ये एक्स स्क्वायर होगा, इतनी छोटी क्वांटिटी होगी, इससे मल्टीप्लाई होके वो भी स्मॉल ही रहेगा, ये भी स्मॉल होगा, तो इनको हम इग्नोर कर देंगे बहुत स्मॉल होने के ड्यू टू। तो बचेगी क्या नंबर हमारी 1 प्लस एन एक्स, ठीक है कि नहीं। तो एन एक्स का मतलब है कि ये n है, n के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 3 से, -2 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे 4 की इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना बेटे। तो ये 1 प्लस एक्स, एक्स बहुत स्मॉल है, पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे,
इस x की पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ सारी समझ में आ गई होगी बच्चों आप लोगों को। और अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्मॉल g बच्चों। ठीक है।